बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम अपने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर रहे थे अपना न्यू चैप्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मैंने कहा था इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर। जो है हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बहुत सारे बेसिक्स कवर किए थे कि जैसे हमने देखा था कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, टेम्प्रेरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, और इसका कुछ ओवरव्यू भी किया था हमने। और जब हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था इसका हमने बहुत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आप देखें ये आपके पास वन ह्यूमन आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर जो है आपके सामने है। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई आपके पास ब्लॉक डायग्राम ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस तरह की होती है, और ये जो आर्किटेक्चर है इसका पर्पस क्या है। आपने ये भी देख लिया था कि इनपुट आएगा, कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, कंट्रोल यूनिट ने डिसीजन लेना है कि उसको किस तरफ उस ट्रैफिक को, जो भी डाटा आया है इनपुट किया गया है, उसे किस तरफ भेजना है, आउटपुट डिवाइस की तरफ भेजना है, मेन मेमोरी में रखना है, या फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में भेजना है। तो ये सारे काम इस तरह से हो रहे होते हैं। अगर आउटपुट डिवाइस के पास भेजना है तो वो आउटपुट डिवाइस पे इसको डिस्प्ले करवा देगा। ALU का कोई काम है तो ALU में रख दिया, कोई चीज़ मेमोरी में रिजर्व करके रखनी है टेम्प्रेरी तौर पर तो उसने मेमोरी यूनिट में भेज दिया, यानी रैम के अंदर। नेक्स्ट, देर आर थ्री मेजर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर टाइड टुगेदर बाय बसेस। एक आपके पास मेमोरी यूनिट है विच इज़ कॉल्ड रैम। मेन मेमोरी स्टोर करता है, रिट्रीव इंस्ट्रक्शन और डाटा वहीं से कर रहे होते हैं आप, सारी इंस्ट्रक्शंस और डाटा वहीं से रिट्रीव होकर आ रहा होता है। हर चीज़ आपकी टेम्प्रेरी तौर पर रैम पर ही ओपन होती है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि हर चीज़ टेम्प्रेरी तौर पर आपके रैम के ऊपर ओपन होगी। नेक्स्ट आपके पास प्रोसेसर है। प्रोसेसर आपके पास प्रोसेसिंग डिवाइस है, आपको पता है सारा का सारा काम जो है यही सर अंजाम दे रहा होता है। सारी इंटेलिजेंस पावर जो है वो प्रोसेसर के पास होती है। नेक्स्ट इसके दो मेन पार्ट्स, जिसमें से पहला जो है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट आपके पास तीन तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। फैचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, सही है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेकर आना, उसको डिकोड करना यानी उसको ट्रांसलेट करना, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना, ये तीनों काम आपके कंट्रोल यूनिट के हैं। तो देखें आपको स्लाइड से ना बहुत अच्छे अच्छे से पॉइंट्स मिल जाएंगे अपने एग्जाम में लिखने के लिए, समझ भी आ रहे हैं आपको, और यही सारे पॉइंट्स अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपकी डेफिनेशन बड़ी क्रिस्टल क्लियर रहेगी। और हमने ये देखा था कि कंट्रोल यूनिट एज अ ट्रैफिक कॉप काम कर रहा होता है कि सारा का सारा फ्लो ऑफ डाटा यही डिसाइड करता है कौन सा डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाएगा। सारी डिसीजन मेकिंग कंट्रोल यूनिट के पास होती है। नेक्स्ट आपके पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है विच परफॉर्म्स मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे ALU परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आपके पास इनपुट एंड आउटपुट यूनिट है, हैंडल्स कम्युनिकेट्स आउटसाइड द वर्ल्ड। अच्छा जी, ये क्या करेगा? ये आपके पास बेसिकली सारी की सारी IO यूनिट है, ये भी पता है आपको। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। इनपुट वो तमाम की तमाम डिवाइसेस जिनके थ्रू आप डाटा कंप्यूटर के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, इन कर रहे होते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, ये सारी की सारी डिवाइसेस क्या हैं आपके पास? ये आपके पास जो हैं वो इनपुट डिवाइसेस हैं, और वो तमाम की तमाम डिवाइसेस जिनसे आपको डिस्प्ले होती है कोई भी चीज़, आउटपुट रिजल्ट मिल रहा होता है अपना, वो इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो हो, यानी आपको स्पीकर से आवाज़ आ रही है, हेडफोन से आवाज़ आ रही है, या फिर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले नज़र आ रहा है। ये सारी की सारी आपके पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब हमने पढ़ना है मेमोरी। अब जिस तरह से पहले हमने मेमोरी पढ़ी थी ना, अब हम उससे थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर इसका डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब बाकी सारी चीज़ें हमारी इसी मेमोरी के स्ट्रक्चर पे बेस कर रही हैं, तो आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा जी, आपके पास जो मेमोरी है, मेमोरी इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स ईच विद अ यूनिक फिजिकल एड्रेस। हर मेमोरी जो है वो एक किस पे डिवाइडेड है? वो सेल्स पे डिवाइडेड है, और ईच विद अ यूनिक फिजिकल एड्रेस। हर सेल का जो है एक यूनिक फिजिकल एड्रेस होता है। अगर मैं कंसिडर करूँ, ये 1 बाइट की मेमोरी है, ये 1 बाइट है, ये 1 बाइट है, ये देखें, ये 1 बाइट है, ये भी 1 बाइट है, ये भी 1 बाइट है, सही है। ये कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस हैं, ये आपकी मेमोरी है, रैम है, और
ये जो है सेल्स में डिवाइडेड है, हर सेल का एक यूनिक एड्रेस है। ये देखें, ये जो है ना इसका एड्रेस है, ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आपका घर है, सही है। आपका घर है और उसका एक एड्रेस है। मैं कहूँ कि भाई फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है जिसका नाम अली है, और हम कहें कि भाई वो कौन सी जगह जो है उसका एड्रेस क्या है, वो किस लोकेशन पे रहता है, तो आपको पता चल जाएगा किससे। अगर आपको उसका एड्रेस पता होगा तो आपको उसकी लोकेशन पता चल जाएगी, बेसिकली आपको पहुंचने में उसके घर तक आसानी हो जाएगी। इसी तरह प्रोसेसर को भी आसानी हो जाती है किसी भी सेल तक पहुंचने के लिए उसे एड्रेस की ज़रूरत होती है। अगर एड्रेस पता हो तो वो इजीली जो है अप्रोच कर लेता है उस वाले सेल की वैल्यू को, जहाँ से उसने वैल्यू उठानी हो या कोई वैल्यू रखनी हो, सेव करवानी हो, रीड या राइट का कोई भी ऑपरेशन करना हो। रीड मतलब वहाँ से डाटा को पढ़ना, रीड करना, और राइट मतलब कोई भी डाटा सेव करवाना मेमोरी सेल के ऊपर। तो प्रोसेसर को बहुत आसानी हो जाती है अगर उसे क्या पता हो, उस सेल का एड्रेस पता हो। अच्छा जी, आपको पता चला कि आपकी मेमोरी जो है कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन से है। हर लोकेशन जो है मेमोरी जो है बेसिकली आपके पास कलेक्शंस ऑफ सेल्स है। हर सेल का एक फिजिकल एड्रेस होगा, ठीक, जिसकी वजह से वो पहचाना जाएगा। अगर मैं कहूँ कि ये जो 000 वाला एड्रेस है इस पर क्या पड़ा है, तो आप बताएंगे मुझे इस एड्रेस के ऊपर 111000011 ये वाली वैल्यू जो है इसके ऊपर पड़ी हुई है। अगर मैं कहूँ 6 टाइम्स 1 और 01 के ऊपर, तो आप कहेंगे 8 टाइम्स 1 पड़ा है। तो ये वाली वैल्यूज़ हैं जो बेसिकली क्या हैं, रिकॉग्नाइज करेंगी। ये मेमोरी के कंटेंट्स हैं। कंटेंट ये है मतलब वो डाटा जो उस मेमोरी लोकेशन पे रखा है। जैसे मैं कहूँ आपका घर का एड्रेस है और आप क्या हैं, उस घर के कंटेंट्स हैं, उस घर के अफराद हैं, ठीक। अच्छा जी, होपफुली समझ आ गई होगी आपको रैम में क्या है, सेल्स हैं डिफरेंट, और उन सेल्स का एक फिजिकल एड्रेस होता है जिसके थ्रू जो है प्रोसेसर उसको अप्रोच कर सकता है, पहचान सकता है कि किस मेमोरी एड्रेस से उसे चीज़ उठानी है, किस मेमोरी एड्रेस से उसे वैल्यू। नेक्स्ट आपके पास दो चीज़ें हैं, रैम एंड रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम आपके पास क्या है, रैंडमली एक्सेस मेमोरी है। मैंने कहा था हर चीज़ टेम्प्रेरी तौर पर रैम के ऊपर ओपन होती है। इस मेमोरी को रैंडमली एक्सेस किया जा सकता है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर इसका ना मिले तो ये डाटा को लॉस्ट कर देती है। इट्स अ वॉलेटाइल मेमोरी। ये सारे पॉइंट्स आपने अपने एग्जाम में लाजमी लिखने हैं। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, नंबर 1। नंबर सेकेंड पॉइंट क्या है इसका कि इट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसको डायरेक्टली अप्रोच कर लेता है। अच्छा जी, डायरेक्टली इसके डाटा को एक्सेस कर सकता है, तो इट्स प्राइमरी मेमोरी। सेकेंड चीज़ जो है इसमें वो क्या थी, प्राइमरी मेमोरी के अलावा एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि भाई अगर इसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो ये डाटा को लॉस्ट कर देती है। इट्स अ टेम्परेरी मेमोरी विच इज़ कॉल्ड, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक। और इसके ऊपर जो भी डाटा आप ओपन करते हैं वो रैम के ऊपर टेम्परेरी तौर पर इसकी कॉपी ओपन होती है, क्योंकि हम ओरिजिनल फाइल तो रैम के ऊपर ओपन नहीं करवा सकते ना। आपको पता है कि जो आपकी रैम है वो डाटा को क्या कर देती है, लॉस्ट कर देती है, तो ओरिजिनल कॉपी तो उस पर ओपन नहीं करवाई जा सकती। और रैम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेन मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम, ओके। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। रोम भी आपके पास मेन मेमोरी में ही आती है। मेन मेमोरी बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रैम और एक रोम। और हमने रैम की टाइप्स पढ़ी थी, स्टैटिक और डायनेमिक, और वो भी हमने लास्ट अपने लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि स्टैटिक और डायनेमिक क्या होती हैं, और पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस की हुई है। मैं आपको चाह रही हूँ कि मैं इस चैप्टर के साथ साथ आपका चैप्टर 1 का भी रिव्यू करवा दूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो, तो आपने ये सारे पॉइंट साथ साथ नोट डाउन करने हैं। रोम आपके पास क्या है, रोम आपके पास है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी किस तरह की मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी जो है वो एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको सिर्फ रीड किया जा सके। रोम में परमानेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पड़े होते हैं विच इज़ कॉल्ड फर्मवेयर। एक सॉफ्टवेयर पड़ा होता है जिसे फर्मवेयर कहते हैं, जो आपके प्रोग्राम को बूट होने में मदद देता है, सही। अच्छा जी, और आपके सिस्टम का जो लोगो वगैरह सारी चीज़ होती है ना, वो सारी की सारी बूटिंग अप के प्रोसेस में जितनी भी चीज़ होती हैं वो सारी की सारी कहाँ पड़ी होती हैं, रोम में पड़ी होती हैं। रोम क्या है बेसिकली आपके पास, रोम परमानेंट मेमोरी है। रोम के अंदर से डाटा लॉस्ट नहीं हो सकता। अगर उसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना मिले तो भी वो अपने पास डाटा को रिटेन रखता है, उसके पास डाटा सेव रहता है, होल्ड करके रखेगा वो डाटा को, भले उसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिले ना मिले।
रोम के ऊपर जो फर्मवेयर लिखा जाता है वो उसके मैन्युफैक्चरर्स लिखते हैं, जो भी उस डिवाइस को बनाने वाला है वो उसके ऊपर जो चिप प्लेस करेगा, इंसर्ट करेगा, उसी के ऊपर जो है वो कुछ परमानेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख देगा, जिसे फर्मवेयर कहते हैं, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को बूट होने में मदद देगा। सही। रोम की 3 टाइप्स, रोम, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। क्या है आपके पास? पी रोम है, ईपी रोम है और अच्छा जी, आपके पास क्या है? पी रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सही। पी रोम में क्या है? प्रोग्रामेबल होती है, एक दफ़ा प्रोग्राम हो गई, आप इसके डाटा को इरेज नहीं कर सकते। ठीक, याद रखिएगा, प्रोग्रामेबल है यानी वन टाइम प्रोग्राम हुई भी आपको मिली, आप उसके डाटा को इरेज नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई इंस्ट्रक्शंस लिखते हुए मिस्टेक हुई है तो आपको पी रोम चेंज करनी पड़ेगी, लेकिन आप उससे डाटा इरेज नहीं कर सकते। इट्स अ प्रोग्रामेबल ओनली वन टाइम जो है इसको प्रोग्राम किया जा सकता है। ई पी रोम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई रोम लिख दिया मैंने इधर, यह है ई पी रोम। अच्छा जी, ई पी रोम में क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल मतलब इरेज की जा सकती है, और ये हमने पढ़ा था कि इसका कुछ पोर्शन ऑफ डाटा जो है वो इरेज हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ यूवी लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू, जो है वो इसको रिमूव किया जाता है। ऑलमोस्ट 60 मिनट्स के लिए इसको यूवी रेज के अंदर रख दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है, और इसके अंदर से डाटा रिमूव हो जाता है, और फिर आप इसको दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। अब नुकसान क्या है? अगर आपने सिर्फ कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है इसमें से इरेज करने हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ ही चीज़ें उसकी क्या करें, इरेज करें, बल्कि इस पे जब यूवी लाइट के एक्सपोजर में रखी जाती है, इस पे एक्सपोजर होता है यूवी लाइट का, तो ये कम्प्लीटली इरेज हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का मतलब क्या है? एक ऐसी मेमोरी जिसको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सके, और इसमें से चंक्स ऑफ डाटा इरेज किया जा सकता है। मतलब फर्ज करें 5 MB की रैम है, 3 MB का डाटा आपने इरेज करना है, तो आप उसमें से इरेज कर सकते हैं, बाकी डाटा एज इट इज़ रहेगा। ठीक, ये तो हमारा रिवीजन कुछ फर्स्ट चैप्टर का, और यही चीज़ें इस वाले कंप्यूटर आर्किटेक्चर के चैप्टर में भी इंक्लूडेड थी, इसीलिए मैंने आपको ओवरव्यू करवा दिया। बाकी इसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको आपके क्लासरूम पे भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैंने आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया कि अगर ये पॉइंट्स भी आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं भी जो जब टेस्ट दिए थे फिजिकल क्लासेस में, तो उन्होंने यही किया था कि सिर्फ स्टैंड्स फॉर लिखकर दे दिया था, स्टैंड्स फॉर दिस, स्टैंड्स फॉर दिस, स्टैंड्स फॉर दिस, तो ये डेफिनेशन नहीं कहलाती। इसलिए आपने ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ताकि आप आराम से लिख सकें। अच्छा जी, ये सारे इसके पॉइंट्स आ गए। रैम में भी वही है, रोम में भी वही है जो अभी आपको बताया था। इनहेरेंट आइडिया in the idea of being able to access each location, ability to change the content of each location, वही है। और ROM में भी क्या है? the contents in location in ROM cannot be changed, ये भी पता है आपको। RAM is a volatile memory, ROM is not, ये भी पता है आपको। अगर इन दोनों में डिफरेंस आए तो आप बहुत आराम से इन दोनों का डिफरेंस बना के लिख सकते हैं कि भाई RAM जो है वो क्या है? रैम वॉलेटाइल है, रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम में डाटा रिटेन रहता है, सॉरी रैम में डाटा रिटेन नहीं रहता अगर उसे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना मिले। रोम में डाटा रिटेन रहेगा अगर उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना मिले, तब भी रैम में कॉपी रखी जाती है डाटा की, जबकि इसमें प्री स्टोर्ड होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे फर्मवेयर कहते हैं, जो बूटिंग में मदद देती है। और इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स।
इसके स्पीड्स में कंपेयर कर लें, हैं दोनों प्राइमरी मेमोरीज। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारा बड़ा अच्छा सा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है विच इज़ कॉल्ड द कंप्यूटर रजिस्टर्स। कंप्यूटर रजिस्टर्स क्या होते हैं? देखें, आपने मेमोरी हायरार्की पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रोसेसर से जितने डिस्टेंस पे होगा उसकी स्पीड उतनी ही कम होगी। जैसे जैसे हमने देखा कौन सा, ये आपके पास आपका प्रोसेसर आ गया, ठीक है, ये आपके पास प्रोसेसर आ गया, मैं इस पर पी लिख देती हूँ। देन आपके पास आ गई आपकी रैम, रैम के बाद आपके पास आ गई हार्ड डिस्क एच डी डी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सही है। ये आपके पास प्रोसेसर है, ये आपके पास रैम है, आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव है। हमने क्या पढ़ा था कि भाई आपके पास जितना ज़्यादा प्रोसेसर से डिस्टेंस होगा मेमोरी का, उतनी ज़्यादा वो स्लो काम करेगी, सही है, उतनी ज़्यादा स्पीड उसकी कंपैरेटिव टू अदर्स स्लो होगी, ठीक। अब प्रोसेसर के अंदर होते हैं रजिस्टर्स, ये हमें पता है, सही है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये प्रोसेसर के अंदर ही रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं। हम सारी मेमोरीज ही बना लेते हैं, सही है। ये आपके पास रजिस्टर्स आ गए विच इज इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए हमने कौन कौन से पॉइंट्स इसमें से नोट डाउन करने हैं, देखिएगा। ये आपके पास आ गई आपकी कैश मेमोरी। अब देखिए रजिस्टर्स क्या हैं? रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी लोकेशन इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रजिस्टर्स क्या हैं? फास्टेस्ट मेमोरी लोकेशन है विच इज रिजाइड्स इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक। आपको पता है आपकी कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी, ये सबसे करीब है प्रोसेसर से, क्योंकि ये प्रोसेसर के अंदर ही है, अंदर ही है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एक्सेस किसका होगा? रजिस्टर्स का होगा, क्योंकि रजिस्टर्स उसके अंदर लगे हुए। कैश बराबर में है, फर्स्ट फास्टेस्ट मेमोरी अगर हायरार्की में देखें तो रजिस्टर्स होगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेसर से इसका डिस्टेंस सबसे कम है, क्योंकि तो प्रोसेसर के अंदर ही है, अंदर ही एग्जिस्ट कर रही है, तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर्स होंगी। सेकेंड फास्टेस्ट मेमोरी से उसके करीब कौन है? कैश है। उसके बाद कौन सी लगी हुई है? रैम। उसके बाद कौन सी लगी हुई है? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे जो है उसका नंबर भी क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है हायरार्की में। तो हम रजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, आपके रजिस्टर्स जो हैं, आपने डेफिनेशन में ये लिखना है, रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट मेमोरी लोकेशन इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सही है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मेमोरी लोकेशन है वो आपके पास रजिस्टर्स कहलाती है। रजिस्टर्स जो हैं वो बिट्स में मिलते हैं, या तो वो आपको मिलेगा 8 बिट का, या फिर वो आपको मिलेगा 16 बिट का, या फिर वो आपको मिलेगा 32 बिट का, या फिर वो आपको मिलेगा 64 बिट का। आपके रजिस्टर के साइज से आपके कंप्यूटर का ओवरऑल आर्किटेक्चर पता चलता है, सही है। आपकी कंप्यूटर का ओवरऑल आर्किटेक्चर जो है वो बेस करता है आपके कंप्यूटर रजिस्टर्स पे, सही है। मैंने क्या कहा? कौन कौन से होते हैं? बिट्स में होते हैं, 8 बिट्स, 8 बिट्स के बाद 16 बिट्स, 32 बिट। एक हमने एक साइज भी की थी जिसमें आपने अपने रजिस्टर का साइज देख के मुझे बताया था, एक असाइनमेंट किया था ना हमने। वैसे आप सिस्टम की प्रॉपर्टीज में जानते हैं कंप्यूटर की, माय दिस पीसी और माय कंप्यूटर के नाम से जो भी आपका आइकन शो रहा हो डेस्कटॉप पे, उस पर आपने जाके राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है, देन आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हैं, देन जो आप इजीली उसको देख सकते हैं कि आपका जो आर्किटेक्चर है वो कितने बिट्स का है। अच्छा जी, registers are the fastest memory location inside the central processing unit. The size of register is based on bits, सही है। Either it's a 8-bit register, either it's a 16-bit or 32-bit or 64-bit register, सही है। ये registers के sizes हैं। अब आपके पास
ये चीज़ें हो गई। कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाती है अगर उसके पास रजिस्टर ज़्यादा हों। सही भाई देखें, अगर 64 बिट का रजिस्टर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ तो एक साथ 64 बिट्स को एक्सेस कर रहा है, अपने अंदर ही एक्सेस कर रहा है। और अगर हम रजिस्टर्स बहुत सारे लगा दें तो आपके कंप्यूटर की स्पीड कितनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। लेकिन यही बात है कि इससे आपका कंप्यूटर सिस्टम महंगा कितना हो जाएगा। ये बिट्स में है मेमोरी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेमोरी है ये। अच्छा जी, ये बिट्स में है, जल्दी एक्सेस हो जाएगी, फास्टेस्ट एक्सेस है। इसका कैश जो है वो एमबीज में आती है, उसका वो थोड़ी सी स्लो है। जैसे जैसे देखिए साइज बढ़ता जा रहा है और स्पीड पे भी फर्क पड़ रहा है। बिट्स में थी, क्विकली एक्सेस हो गई। कैश किस में होती है, कैश जो होती है वो एमबीज में होती है। कैश हमने तीनों लेवल्स उसके डिस्कस किए थे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कैश। अब उसमें जाएंगे तो फिर और डिटेल हो जाएगा। अच्छा जी, 3 लेवल्स होते हैं कैश के भी, उसकी भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आपने पढ़े थे। एमबीज में कैश होती है, देन आपके पास रैम है। रैम तो अब आप 8 GB, 16 GB और 4 GB और 2 GB इस तरह की कम्बिनेशन में आप रैम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आपके पास क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, वो तो जीबीज में ही आती है या टेराबाइट्स में आती है। अब तो टीबीज भी नहीं पता चल रहे होते। 1 TB की हार्ड ड्राइव है, यूं फुल होती है आपके पास, इतना डाटा होता है हमारे पास। अच्छा जी, रजिस्टर्स के बारे में आपको पता चला। रजिस्टर के आपने साइजेस देखे, आपने देखा सबसे ज़्यादा कंप्यूटर की जो फास्टेस्ट मेमोरी है वो रजिस्टर्स है। अगर आपसे पूछा जाए आपके कंप्यूटर में सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है तो आपने कहना है रजिस्टर्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से जिसका डिस्टेंस जितना कम होता है उतनी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। मैं इसको इरेज करूं ताकि आपको जो है ये पढ़ने में आसानी हो जाए। Data can be moved into and out of registers faster than from the memory. सही है। इन और आउट फास्टर जाता है, फास्टर बताया ना, सबसे ज़्यादा फास्टर एक्सेस इसी का हुआ क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। इफ़ वी कुड रिप्लेस ऑल मेमोरी विद रजिस्टर्स वी कुड प्रोड्यूस अ वेरी वेरी फास्ट कंप्यूटर। लेकिन वो कितना कॉस्टली होगा ये सोचें। अगर हम सारी कंप्यूटर की मेमोरीज रजिस्टर से रिप्लेस कर दें तो कंप्यूटर सिस्टम तो हमारा इतना अच्छा वर्किंग में आ जाएगा, इतना फास्ट। अभी हमारे विद इन ब्लिंक ऑफ आई कितना सारा काम हमारा हो जाता है, हमें पता ही नहीं चल रहा होता किस तरह से इसकी एग्जीक्यूशन चल रही होती है। लेकिन इसी चैप्टर में जब आप फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा एक इंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ से होती है, किस तरह से वो फैच करता है, एग्जीक्यूट करता है, डिकोड करता है, किस तरह से उसमें रजिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको बड़ा मज़ा आएगा वो पढ़कर और आपको हैरानी भी होगी कि एक इंस्ट्रक्शन जो हम मैनुअली उसको रन करके देखेंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू दिस, कि कंप्यूटर कितने जल्दी एक्सेस कर लेता है हमें पता ही नहीं चलता। अच्छा जी, अगर हम सारी अपनी कंप्यूटर की मेमोरीज रजिस्टर से रिप्लेस कर दें तो क्या होगा? तो आपके पास आपका कंप्यूटर बड़ा फास्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ बट द प्राइस वुड बी टेरिबली प्रोहिबिटिव। इसका मतलब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो प्राइस भी बढ़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, हम जो पहले अपना फर्स्ट रजिस्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर। सही है। हम सारे रजिस्टर्स आपकी बुक में नहीं है, जितने हैं हम वो तो डिस्कस करेंगे कि वो किस किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या उनका काम है। आपको मेन रजिस्टर्स पता चल जाएंगे जो हर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट होते हैं। The program counter PC is a special purpose register that is used by the processor to hold the address of the next instruction to be executed. आपके पास प्रोसेसर क्या करेगा, सॉरी, आपके पास पीसी क्या करेगा? प्रोग्राम काउंटर। पीसी कौन सा रजिस्टर है? रजिस्टर है, ये याद रखिएगा, रजिस्टर है। इसका मतलब इट इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी लोकेशन इनसाइड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सारी चीज़ें सारे रजिस्टर्स के लिए सेम रहेंगी। सही है। पीसी है, फास्टेस्ट एक्सेस होगा इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से क्योंकि उसी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। करेगी क्या? यहाँ से देखें,
इट इज़ यूज बाय द प्रोसेसर टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ये मेरे पास मेमोरी है, सही है। ये हम यहाँ पे कुछ कंटेंट्स लिख लेते हैं इसके। इसका एड्रेस फर्स्ट करने 10 है, इसका 100 है, इसका 1000 है, सही है। ये हमने कह दिया ये इसके एड्रेसेस हैं, अभी हमने डिस्कस किया था मेमोरी के एड्रेसेस हैं ये, और ये इसके कंटेंट्स हैं, ठीक है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने ये वाला कंटेंट जो है वो उठाया हुआ है, सही है। ये आपका सीपीयू है। सीपीयू जो है वो इस वाले डाटा को प्रोसेस कर रहा है। किस वाले डाटा को? इस वाले डाटा को अभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेस कर रहा है। देखिए मैंने दोनों को सेम कलर से हाईलाइट किया है। अब इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इसकी ये वाली। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है? 10 ये आ जाएगा 0 1 0 1 1 1 और 0, ये वाली है इसकी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने नेक्स्ट प्रोसीड करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस है ना, वो आपके प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है। पीसी रजिस्टर है, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन वो है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने उठाई हुई है, जिसको वो प्रोसेस कर रहा है। एक वो है जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट किसको उठाना है? इस इंस्ट्रक्शन को उठाना है। और जिस इंस्ट्रक्शन को नेक्स्ट उठाना है उसका एड्रेस क्या है? उसका एड्रेस है 100, सही है। उसका एड्रेस है 100, ये 100 लिखा हुआ है, उसका एड्रेस है 100। तो आपको क्या पता चला? आपका प्रोग्राम काउंटर, ये पीसी जो है वो किसको रखेगा अपने पास? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने उठानी है, एक वो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अभी एग्जीक्यूट करवा रहा है, ये वाली इंस्ट्रक्शन थी ना जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अभी एग्जीक्यूट करवा रहा है, नेक्स्ट उसने ये वाली इंस्ट्रक्शन उठानी है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो उसने उठानी होगी उसका एड्रेस कौन रखेगा अपने पास? प्रोग्राम काउंटर रखेगा। एक ये चीज आपने याद रखनी है। तो पीसी क्या करता है? इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हिच इज एग्जीक्यूटेड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सही है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करेगा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने एग्जीक्यूट करवानी है। होपफुली आपको पीसी समझ आ गया। डिस्कस करते हैं व्हिच इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है इट होल्ड्स द एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस इज रिप्लेस्ड बाय सीपीयू, इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। सेम डायग्राम, ये मेमोरी आ गई मेरी। ये डायग्राम तो मुझे बना के कॉपी कर लेनी चाहिए हर उस पे। यही यहाँ पे कुछ कंटेंट्स पड़े हैं, सही है। और इसके एड्रेसिंग, ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, हमने अज्यूम कर लिया इसका एड्रेस है 100, ठीक। अब इट होल्ड्स द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन। एक्चुअल इंस्ट्रक्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फर्स्ट करने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने उठाया हुआ है ये वाला 1001, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास भी है। और आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है IR, उसने भी वही एक्चुअल इंस्ट्रक्शन अपने अंदर होल्ड करवानी है जिस पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट काम कर रहा है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस पे काम कर रहा है? 1001 पे, तो वही 1001 किसके पास आ जाएगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आ जाएगा। आया समझ? प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा था? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने उठानी है, एग्जीक्यूट करवानी है, उसको उसका एड्रेस अपने पास होल्ड करके रख रहा था। जबकि IR क्या कर रहा है? वो करंट इंस्ट्रक्शन जिस पे, वो एक्चुअल या करंट इंस्ट्रक्शन जिस पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अभी काम कर रहा है, वो एक्चुअल इंस्ट्रक्शन जो है IR अपने पास रखेगा।
इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। पीसी हो गया, प्रोग्राम काउंटर विच होल्ड्स द address of the next instruction to be executed by central address of the next instruction which is executed by central processing unit, और the second one is IR। IR क्या करेगा, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने उठाई हुई है उसी को उठा के अपने पास भी रख लेगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, नाम से पता चल रहा है जो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा, करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा, ऐसे याद रख लें। IR क्या, जो करंट इंस्ट्रक्शन को होल्ड करेगा वो वाला रजिस्टर क्या रहेगा आपके पास, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। चलिए जी, अब हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आगे की स्लाइड्स को प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट और बहुत मज़ेदार है ये चैप्टर, और अच्छे अच्छे रजिस्टर्स और फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप पूछ सकते हैं मुझसे।